नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम प्रज्ञा शर्मा है और आज इस वीडियो में एनसीईआरटी एक्सप्रेस चैनल पर हम शुरू करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू कोर्स, जहां पर एनसीईआरटी बुक को अपने सामने रख के बिल्कुल एनसीईआरटी पे फोकस करते हुए हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की पढ़ने वाले हैं। अब ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए तो काफ़ी अच्छा आइडिया है ही। सबसे पहले हमें एनसीईआरटी से ही शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी बुक की सिग्निफिकेंस 4 गुना ज़्यादा है। चाहे आप स्कूल के पेपर के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप नीट जैसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का एस्पिरेशन रखते हो, एनसीईआरटी बुक पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए हमने सोचा कि सेपरेटली आपको ये ऐसा कोर्स कराया जाए जहां प्योरली एनसीईआरटी पे बेस्ड हम पढ़ाई करें। और यहाँ शुरुआत करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन नाम के बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर से, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें जो एक बार हमारे क्लियर हो जाए तो पूरा चैप्टर हम चुटकियों में कर लेंगे, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह से अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, नीट 2023 के लिए आप एस्पायर कर रहे हो, क्रैक करना चाहते हो, तो अनअकैडमी की ऐप पर भी आप हमारे प्लस या आइकॉनिक कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोड यूज करना होता है आनंद सर का नाम ANAND। ये कोड यूज करोगे एनरोल करते समय तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लेकिन हाँ, कई लोग होते हैं जो कि यूट्यूब या अनअकैडमी ऐप पे पढ़ने के बजाय ऑफलाइन पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उसके लिए भी उम्मीद टीम आपके लिए ऑफलाइन सेंटर्स पर हमारे नए कोर्सेज लेकर आई है। अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो चाहे ऑनलाइन पढ़ना चाहो या ऑफलाइन पढ़ना, आपको किसी भी मोड में हो, उम्मीद टीम के बेस्ट टीचर्स के साथ मिलकर नीट की तैयारी आप कर सकते हो। लेकिन अगर किसी रीज़न से आप एनरोल नहीं कर पाए हो, कोई कन्फ्यूजन है, तो इस नंबर पे हमें कॉल करके हमसे पूछ सकते हो। या अगर मम्मी पापा ने मना भी कर दिया है, एनरोल नहीं कर पाए हो, नहीं कर पा रहे हो, तो चिंता मत करो, यूट्यूब पर तो हम पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे ही। यूट्यूब पर हम मिलकर नीट की तैयारी करने वाले हैं। हाँ, बस ये होता है कि अगर अनअकैडमी की ऐप पर आ जाते हो या ऑफलाइन सेंटर पर आ जाते हो, तो वहाँ आपको स्पेशल अटेंशन देने में, एक इंडिविजुअल बच्चे को अटेंशन देने में हमें थोड़ी आसानी होती है। यूट्यूब पर हम क्लास ले रहे हैं, आप किसी दिन आए, किसी दिन नहीं आए, किसी दिन लेट आए, किसी दिन गायब हो गए, तो हमें पता नहीं लग पाता। इसीलिए अगर ऑफलाइन पढ़ोगे बेस्ट रहेगा। ऑनलाइन भी पढ़ना है तो अनअकैडमी का कोर्स ले सकते हो, लेकिन दोनों में से अगर किसी में एनरोल नहीं किया है तो यूट्यूब पर ही आ जाओ, लेकिन पढ़ाई करना कंसिस्टेंटली ज़रूरी है। तो चलो भाई, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए या कोई भी डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारा स्टडी मटेरियल ऑब्टेन कर सकते हो। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये आपको मिलेगा। और कुछ भी पूछना है तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हो। चलो भाई, पढ़ना स्टार्ट करें। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चलेंगे, एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का एक इंट्रोडक्शन देने के लिए एनसीईआरटी बुक हमसे कुछ सिंपल से सवाल पूछती है, क्योंकि हमारे चैप्टर के नाम में ही 2 वर्ड्स हैं जिनका मतलब हमें चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करने से पहले मालूम होना चाहिए। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का कम से कम हमें मतलब तो बताओ, इससे पहले कि हम इसके प्रिंसिपल्स के बारे में जानना चाहें। तो इनहेरिटेंस का बेसिकली मतलब यही होता है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, और यही कैरेक्टर्स जब किसी पेरेंट से अपने यंग वंस में पास ऑन होते हैं, फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को लिंक करती है। और जो भी हमें पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में रिजेंबलेंस देखने को मिलता है, सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, वो क्यों मिलती है? क्योंकि इस तरीके से इनहेरिटेंस के थ्रू ट्रेड्स पास ऑन हो रहे हैं। इट इज द बेसिस फॉर हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? जो भी रिजेंबलेंस हमें यंग वंस और पेरेंट्स के बीच में मिलता है, उसके लिए हम हेरिडिटी टर्म यूज कर लेते हैं। तो एक तरफ अपने पास है इनहेरिटेंस, जिससे ट्रेड्स पास ऑन हो रहे हैं एक जनरेशन से उसके अगले जनरेशन में रिप्रोडक्शन के दौरान। और एक तरफ है हमारे पास वेरिएशन। वेरिएशन से हमारा क्या मतलब है कि हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स को अगर देखेंगे तो कोई भी अपने पेरेंट जैसा बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगा।
आप में कुछ कुछ कैरेक्टर्स दोनों ही पेरेंट्स जैसे हैं इनहेरिटेंस की वजह से, लेकिन आप दोनों में से किसी एक की कार्बन कॉपी नहीं हो, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन से एक ऑफस्प्रिंग बना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद। तो इसी को हम वेरिएशन कहते हैं, जो डिसिमिलैरिटी पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में होती है। या अगर दो जनरेशन की बात ना भी करें, एक ही पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे लोग मिलकर रह रहे हैं, एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो वो कभी भी एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगे, सारे सेम नहीं होंगे। किसी पॉपुलेशन में हमेशा हमें बहुत सारे ट्रेट्स में आपस में डिसिमिलैरिटीज मिलेंगी, इसी को हम वेरिएशन कहते हैं। तो जो सिमिलैरिटीज हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये इनहेरिटेंस के कारण हो रही हैं और हेरेडिटी का बेसिस बन रही है। वहीं दूसरी तरफ जो डिसिमिलैरिटीज हैं उसके लिए हम वेरिएशन टर्म यूज करते हैं, और यही वेरिएशंस जब ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अक्यूमुलेट होती रहती है, इकट्ठी होती रहती हैं, तो ये वेरिएशंस ग्रेजुअली एवोल्यूशन का बेसिस बनती हैं। तो दोनों ही चीजें हमारे लिविंग वर्ल्ड में कोएग्जिस्ट कर रही हैं, एक तरीके से दोनों अपोजिंग फोर्सेस हैं। इनहेरिटेंस से दो जनरेशंस के बीच में सिमिलैरिटी आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन हो रही है। वेरिएशन की वजह से डिसिमिलैरिटी आ रही है, लेकिन इसकी वजह से ऐसे ग्रेजुअल चेंजेस आ रहे हैं जिसके कारण आज हमारी अर्थ पे इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी डेवलप हो पाई है, इवॉल्व हो पाई है, एवोल्यूशन का कारण बना। तो ये दोनों ही चीजें होती हैं, और होती क्यों है? हम अगर अपनी बात करें तो ये दोनों ही चीजें हमें कब देखने को मिलेंगी? जब रिप्रोडक्शन होगा। कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आप ले लो, देखो वैसे तो रिप्रोडक्शन दो तरह के मोड से होता है, एक तरफ एसेक्सुअल, एक तरफ सेक्सुअल, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आपको याद हो, इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होती है, जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल पेरेंट जैसे आइडेंटिकल होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात आती है तो मेल और फीमेल दो पेरेंट है हमारे पास में, दो तरह के गैमीट्स का आपस में फ्यूजन होगा, तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। तो मेल एंड फीमेल पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनका आपस में रिकॉम्बिनेशन होके ही कोई नया यंगवन बनेगा। आप किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लो, ह्यूमन बीइंग का ही एग्जांपल ले लो। तो सपोज अपने पास एक ह्यूमन कपल है, उनका बेबी होने वाला है। क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में ये जो हमें यंग वन मिलेगा, ये जो नया इंडिविजुअल मिलेगा, इसमें कौन से कैरेक्टर्स होंगे, कौन से मदर जैसे होंगे, कौन से फादर जैसे होंगे? नहीं, हम श्योरिटी के साथ ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सी वेरिएशंस आती हैं, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स का रिकॉम्बिनेशन होता है, तब जाके एक प्रोजेनी बन के आता है। तो यही हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ना चाह रहे हैं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में जहाँ पर इतनी सारी वेरिएशन का स्कोप है, अगर एक ह्यूमन कपल के 10 बच्चे भी होते हैं तो वो 10 अलग अलग कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन लेकर पैदा होते हैं। तो यहाँ जहाँ इतनी सारी वेरिएशन होती है, इतनी सारी डिसिमिलैरिटीज हो सकती हैं, इतने अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्या प्रिडिक्ट करने का कोई तरीका है कि दो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स अगर आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग में हमें क्या देखने को मिल सकता है? यही मेंडल ने जानने की कोशिश की थी, और उसके बाद हमें लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये पता लगाया कि हाँ, असल में कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, एक सेट पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं, उनकी इनहेरिटेंस हो रही है पेरेंट से प्रोजेनी में। ठीक है भाई, तो यही हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ना चाहते हैं कि इनहेरिटेंस हो तो रही है, हमें दिख तो रहा है कि जो भी बच्चे हैं वो अपने माँ बाप से सिमिलर होते हैं, रिजेम्बलेंस शो करते हैं, लेकिन क्या इस रिजेम्बलेंस को किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में देखा जा सकता है, या ये रिजेम्बलेंस किसी ना किसी रूल के अकॉर्डिंग हो रही है? तो जवाब है हाँ, और यही रूल्स मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ने के बाद हमें पता लगेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इससे पहले कि हम कैरेक्टर्स किस तरह से पास ऑन होते हैं, इसके प्रिंसिपल्स के बारे में जानना चाहें, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमें पता होनी चाहिए, और इनहेरिटेंस क्यों हो रही है ये हमें पता होना चाहिए। तो इस क्लास में इसको एज एन इंट्रोडक्शन लो, हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनहेरिटेंस क्यों होता है, यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हम अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं। और हमारी एनसीईआरटी बुक भी ऐसे ही कुछ सिंपल सवाल पूछ रही है। देखो भाई, क्यों एक एलिफेंट का बेबी हमेशा एलिफेंट होगा? मैंगो सीड को प्लांट करने से हमेशा मैंगो ट्री ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि पूरा का पूरा शरीर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बना होता है भाई प्रोटीन्स का, और इन प्रोटीन्स को कैसे बनाना है, अगर ये बात हमें पता लग जाए तो पूरा का पूरा एक नया इंडिविजुअल बन सकता है। और यही बात लिखी रहती है हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर। तो भाई फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे हो रहा है? हम एक टर्म यूज करते हैं सेंट्रल डॉगमा, वैसे तो अगले चैप्टर में आप इसे पढ़ोगे ही, लेकिन अगर अभी मैं ब्रीफली आपको इसके बारे में बता दूं तो कोई बुराई तो नहीं है? बताओ भाई, बुराई है क्या? सेंट्रल डॉगमा के बारे में अगर आपको बताना चाहूं
होता क्या है इसमें, देखो भाई, अपना जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, है कि नहीं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अपना जेनेटिक मटेरियल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस जेनेटिक मटेरियल को हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, इसका क्या रोल होता है यार, इसी के अंदर लिखा होता है कि प्रोटीन्स किस तरह से बनाने हैं, और हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन्स की बनी है। हमारा बाल प्रोटीन का बना है, स्किन प्रोटीन की बनी है, मसल, बोन, सब चीज को बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। यहाँ तक कि जो भी एंजाइम्स हमारे शरीर के मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैरी आउट करवा रहे हैं वो भी नेचर में प्रोटीनेशियस है। तो यानी अगर एक एनिमल का शरीर बनाना है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर बनाना है, तो ये काम प्रोटीन के बिना नहीं हो सकता। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्रोटीन के बिना पॉसिबल नहीं है। और इसी प्रोटीन को बनाने के लिए लिखा होता है डीएनए में, आप समझ सकते हो रेसिपी। तो डीएनए की जब ट्रांसक्रिप्शन होगी, बस समझने की कोशिश करो, कोई टर्म मुश्किल लगे तो उससे इंटिमिडेट हमें नहीं होना है। डीएनए में लिखा होता है कि आरएनए कैसे बनाना है, और भाई इस आरएनए में लिखा होता है कि प्रोटीन कैसे बनाना है। आरएनए की जब ट्रांसलेशन होती है तो प्रोटीन बन जाते हैं। तो देख रहे हो किस तरीके से लिविंग वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है। डीएनए में लिखा है एमआरएनए बनाने का तरीका, और ये एमआरएनए जो डीएनए से बनेगा इसको टेम्पलेट के रूप में यूज करके प्रोटीन बनाए जाएंगे। तो यानी जब रिप्रोडक्शन हो रही है तो इनहेरिटेंस में क्या पास ऑन हो रहा है, पेरेंट से प्रोजेनी में। यही डीएनए हम रिसीव करते हैं अपने पेरेंट्स से। याद करो, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एक सिंगल सेल आता है फादर से, जिसको हम स्पर्मेटोजोवन कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। एक सिंगल सेल इन्वॉल्व होता है मदर का, जिसको हम एग कहते हैं, इसको हम फीमेल गैमीट कहते हैं, ओवम कहते हैं। आपस में जब इन दोनों का फ्यूजन होता है, यानी मदर और फादर दोनों का जेनेटिक मटेरियल इस एक एक सेल से, इस गैमीट के थ्रू हमें मिलता है, और तब उनके कॉम्बिनेशन से एक नया इंडिविजुअल, एक यंग वन बनेगा। तो यानी दोनों ही पेरेंट्स का डीएनए रिसीव किया, दोनों से ही कुछ कुछ प्रोटीन बनाने की रेसिपी ली, कुछ किसी एक पेरेंट के अकॉर्डिंग बन गए, कुछ दूसरे पेरेंट के अकॉर्डिंग बन गए, और इसी तरह से कॉम्बिनेशन बनने से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट हमें मिला, जो कि एक यंग वन था, एक प्रोजेनी था। तो सेंट्रल डॉगमा में इस तरीके से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है भाई, ये बात याद रखेंगे। डीएनए से आरएनए की तरफ, और आरएनए से बन गए प्रोटीन। और हम क्यों रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स को, क्योंकि प्रोटीन कैसे बनाने हैं ये इंफॉर्मेशन हमने अपने पेरेंट्स से रिसीव की है। तो डीएनए में ऐसा क्या है, डीएनए में भाई होती हैं जीन्स, और जीन को आप समझ सकते हो एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, आपको यही डेफिनेशन दी जाती है। लेकिन अगर मैं असल में समझना चाहूँ जीन क्या है, तो एक तरीके से एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने की रेसिपी इसमें लिखी हुई है। उस प्रोटीन में कैसे कैसे अमीनो एसिड होने चाहिए, उनका क्या सीक्वेंस होना चाहिए, ये सब इस जीन के अंदर लिखा है। जीन कहाँ है, डीएनए में। डीएनए है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वो किस चीज़ का बना होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीन एक क्रोमोसोम का एक सेगमेंट है, क्रोमोसोम का एक टुकड़ा है, ऐसे मान के चलो, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, जो किसी एक प्रोटीन को बनाने का कोड रखता है, कोडिंग फॉर प्रोटीन। अच्छा, अब अगर सभी ऑर्गेनिज्म में वो प्रोटीन उसी तरह से बनेगा तो वेरिएशन कहाँ से आएगी, एक दूसरे से डिसिमिलर कैसे होंगे। क्योंकि देखो, हमारा अगर बाल प्रोटीन का बना हुआ है और सभी का बाल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोटीन का बना होता, तो सभी के बाल एक जैसे होते, ना किसी के घुंघराले होते, ना किसी के सीधे होते, ना किसी के हल्के होते, ना किसी के घने होते, और कलर भी सभी के बालों का सेम होता। लेकिन ऐसा नहीं है, यानी बालों का प्रोटीन बनाने की जो जीन है वो सब में एक जैसी नहीं होती, अलग अलग तरह से ही प्रोटीन बनता है। और एक ही जीन के जो ये स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं एलील। यही कुछ टर्म्स हमें पता होने चाहिए, तब हम आगे चैप्टर पढ़ना चालू कर सकते हैं। तो भैया अलील क्या है, एलील एक ही जीन का स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है। बाल उसी प्रोटीन से बना हुआ है, लेकिन प्रोटीन किस तरीके से बनेगा उसमें हल्का सा अंतर आया, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म आ गया जीन का, दूसरी एलील आ गई, जिस वजह से किसी के बाल कर्ली हो गए, किसी के स्ट्रेट हो गए, किसी के वेवी हो गए। स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म, या आप कह सकते हो एक ऑल्टरनेट फॉर्म है, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। अच्छा, ये तो हम जानते ही हैं कि हम डिप्लॉयड होते हैं, यानी हमारे पास क्रोमोसोम्स के 2 कंप्लीट सेट होते हैं, यानी हर एक जीन की 2-2 कॉपी अपने पास होती है। तो इसमें हम हेट्रोजाइगस कहलाएंगे,
देखो, होमोजाइगस कहलाएंगे अगर दोनों ही अपने पास एक जैसी हुई। सपोज हम ले लें पी प्लांट का ही एग्जाम्पल, अपने पी प्लांट का एग्जाम्पल ले लो जो ग्रेगोर मेंडल ने यूज किए थे। पी प्लांट का नाम है पाइसम सटाइवम, और ये हमारा जो गार्डन पीस का प्लांट है, इसके पास एक कैरेक्टर होता है स्टेम हाइट का। अब स्टेम हाइट का जो कैरेक्टर है वो किसी एक जीन के कंट्रोल के अंडर है। हाइट प्लांट की कितनी होगी ये कंट्रोल करने वाली एक जीन है, लेकिन उस जीन की दो एलील हैं, दो अल्टरनेट फॉर्म्स हैं। एक तरफ हमारा कैपिटल टी जो कि प्लांट को टॉल बना देता है, और दूसरी तरफ हमारा स्मॉल टी जो कि प्लांट को ड्वार्फ बना देता है। ये दोनों इस जीन की एलील्स हो गई। अच्छा, अगर किसी प्लांट के पास एक डिप्लॉयड सेल के अंदर दोनों के दोनों सेम है, या तो दोनों कैपिटल टी है या दोनों स्मॉल टी है, तो ऐसे कंडीशन को हम होमोजाइगस कंडीशन कहेंगे। बोथ अलील्स आर सेम। लेकिन अगर किसी के पास, किसी एक प्लांट के पास दोनों डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट हैं, कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, तो हम इसे हेट्रोजाइगस कहेंगे। और बेटा एक बात याद रखना कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या हुई, जहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही मौजूद हैं। तो इस हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर दोनों में से केवल एक ही एलील खुद को एक्सप्रेस कर पाएगी। यहाँ पर कैपिटल टी हमने कैपिटल इसीलिए लिखा है, आर्बिट्रली नहीं लिखा, बेवजह नहीं लिखा, क्योंकि ये यहाँ पर डोमिनेंट एलील है। और डोमिनेंट एलील से हमारा मतलब होता है कि दोनों जब इकट्ठी प्रेजेंट होगी हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो जो डोमिनेंट वाली है वो खुद को एक्सप्रेस करेगी, और बेचारी जो रिसेसिव वाली है, दूसरी वाली है, वो दब जाएगी। तो यानी ऐसी कंडीशन में प्लांट कैसा हो जाएगा, हमारा कैपिटल टी टॉल प्लांट प्रोड्यूस करता है, स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस करता है, लेकिन दोनों में कैपिटल टी डोमिनेंट एलील है, स्मॉल टी रिसेसिव एलील है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील अपनी एक्सप्रेस कर जाएगी और ये प्लांट बेटा टॉल हो जाएगा। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, एलील, जीन, ये डोमिनेंट, रिसेसिव, ये टर्म्स बार बार अपने सामने आएंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसीलिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन इन टर्मिनोलॉजीज का यहाँ पर हम ले लेते हैं। इनहेरिटेंस क्यों होती है, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है डीएनए, जिसमें लिखा होता है कैसे कैसे प्रोटीन्स बनाने हैं। लेकिन अब ये इनहेरिटेंस किन रूल्स के अकॉर्डिंग होती है, ये आगे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले ग्रेगर मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में ही पढ़ते हैं। मेंडल का नाम यहाँ पे आता है क्योंकि उन्होंने ही पहली बार एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करके सोचा कि पता लगाया जाए कि इनहेरिटेंस हो तो रही है इतनी सारी जनरेशन से, हजारों सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से हमारे लिविंग वर्ल्ड में यंग वंस अपने पेरेंट्स को रिजेंबल कर तो रहे हैं, पिछली जनरेशन जैसे सिमिलर लगते तो हैं, लेकिन आखिर क्यों लगते हैं और किस तरीके से, किस पैटर्न में आगे ये सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी, क्या ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है। पहली बार सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स पे सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करके ग्रेगर मेंडल ने ये जानने की कोशिश की थी। तो अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान इन्होंने यूज किया था गार्डन पी के प्लांट को, यानी पाइसम सटाइवम के प्लांट्स को, और उन्हीं में डिफरेंट कैरेक्टर्स कैसे पास ऑन हो रहे थे फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये इन्होंने पता लगाया। इसी के बेसिस पे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई देखो हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, यहाँ पर ऑफस्प्रिंग कभी कभी पेरेंट्स जैसे आइडेंटिकल होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सही बात है कि नहीं, ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल है तो समझ लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर डिफरेंसेस शो कर रहे हैं तो समझ लो कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुए हैं। कभी कभी सिबलिंग्स आपस में बिल्कुल सिमिलर होते हैं, कभी कभी एक दूसरे से अलग होते हैं, तो ये सब इनहेरिटेंस के डिफरेंट पैटर्न्स की वजह से ही होता है। काफी सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिनको हम जेनेटिक्स नाम की एक ब्रांच में डील करते हैं, बायोलॉजी की। जेनेटिक्स के अंदर आपके दोनों चैप्टर आ जाएंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर एनसीईआरटी से अच्छे तरीके से हम इनको पढ़ने वाले हैं, इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। द सब्जेक्ट डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दोनों चीजें, दोनों एस्पेक्ट्स यहाँ पर जेनेटिक्स में आ जाते हैं, जो सिमिलैरिटीज है, जो लिंक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और इनके बीच में जो डिसिमिलैरिटीज हैं जिसकी वजह से ग्रेजुअली एवोल्यूशन होता है, दोनों ही चीजें जेनेटिक्स में हम कंसिडर करेंगे।
इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर्स पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। हेरिडिटी का बेसिस है। वेरिएशन दोनों में सिमिलैरिटीज नहीं बल्कि डिफरेंसेस, डिसिमिलैरिटीज को डिफाइन करता है। ह्यूमन बींग्स काफ़ी पुराने टाइम से ही 8000 से 1000 बीसी का इन्होंने रेंज दिया है, ये इसमें ही जान गए थे रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से ट्रेट्स पास ऑन हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, कि रिजेंबल कर रहे हैं एक दूसरे को। ये सब जानने के बाद उन्होंने आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू अपने हिसाब से डिजायर्ड क्वालिटीज़ वाले प्लांट्स और एनिमल्स भी प्रोड्यूस किए। सिलेक्टिव ब्रीडिंग की, डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने आपस में डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले पेरेंट्स को आपस में इंटरब्रीड करवाया। तो जो भी नॉलेज इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले वेरिएशन और इनहेरिटेंस के बारे में थी, इसे ह्यूमन बींग्स ने यूज किया। वाइल्ड पॉपुलेशंस में जो भी इन्हें नेचुरली प्रेजेंट वेरिएशंस मिली उनको एक्सप्लॉइट करके और अपने हिसाब के ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए, जैसे कि वाइल्ड काउज में से जो भी अच्छा मिल्क दे रही थी, अच्छी यील्ड दे रही थी, उन्हें चुन के आपस में ब्रीड करके और इन्होंने साहिवाल काउज जैसी ब्रीड बना दी। तो हालांकि हमें इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में मालूम था, लेकिन इसके साइंटिफिक बेसिस के बारे में नहीं मालूम था। हम ये तो जानते थे कि कुछ ना कुछ पास ऑन हो रहा है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जब रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन ये क्या चीज़ पास ऑन हो रही है? इसमें क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में जीन है, जीन प्रोटीन के लिए कोड करती है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये सारी चीज़ें पता ना होने के बाद भी हमें ये तो मालूम था कि ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है, मैकेनिज्म क्या है और किन रूल्स के अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस होती है, यही आगे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए इसके बारे में हम बात करेंगे। ग्रेगर मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करेंगे और उन्हें इन एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट मिला इसके बारे में भी बात करेंगे। चलो बाय बाय।